शंका में एवरेस्ट आपदा का एक निजी लेखा जोखा। इंट्रोडक्शन। आपको क्या लगता है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना कितनी इजी होगा? दुनिया की ये सबसे ऊंची चोटी सदियों से इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती आई है और चैलेंज भी देती आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ताकतवर और बेहद मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में हर चौथे आदमी की जान चली जाती है। इनटू थिन एयर ऑथर जॉन क्रैकावर की पर्सनल अकाउंट पर बेस्ड एक सच्ची घटना है जो उनके साथ तब घटी थी जब 1996 के माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान जॉन पहाड़ से गिरते हुए बर्फ के ढेर के बीच फंस गए थे और किसी तरह अपनी जान बचा पाए थे। ये बुक एक बेस्ट सेलर है जिसमें जॉन ने 1996 के उस हादसे के बारे में काफी डिटेल से जानकारी दी है। उन्होंने उन 8 लोगों के बारे में भी लिखा है जो बदकिस्मती से मौत का शिकार हो गए थे। जॉन एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जिन्हें उनकी मैगजीन आउटलुक की तरफ से माउंट एवरेस्ट के कमर्शियलाइजेशन के बारे में आर्टिकल लिखने के मकसद से भेजा गया था, पर ये कोई नहीं जानता था कि उनके और उनकी टीम के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा। इस समरी में आप उन बहादुर पहाड़ चढ़ने वालों की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया और उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने अपने साथियों की जान बचाते हुए खुद अपनी जान गंवा दी। ये बुक रेस अगेंस्ट टाइम की कहानी सुनाती है जहां पहाड़ चढ़ने वाले यानी क्लाइमर्स ऑक्सीजन की कमी के चलते एक सांस के लिए स्ट्रगल करने को मजबूर थे। एवरेस्ट समिट में 10 1996 29,028 फीट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का मेरा हमेशा सपना रहा था। ये एक ऐसा पल था जिसका मैं बचपन से इंतजार कर रहा था और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब आखिरकार मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और अपने सामने वो नजारा देखा जो मैं हमेशा से देखना चाहता था, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर उस क्लाइम को महसूस हो रहा था जो पहली बार माउंट एवरेस्ट के पीक पर आया था, क्योंकि ऊपर चोटी तक पहुंचने के बाद भी अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। हमारी लड़ाई वक्त के साथ थी, क्योंकि इससे पहले कि हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ दे हमें हर हाल में बेस कैंप पहुंचना था। ये 10 मई 1996 की बात थी। मैं पिछले 57 घंटों से सोया नहीं था। मैंने खाना भी लगभग ना के बराबर खाया था और ऊपर से खांसी के मारे मेरा बुरा हाल था। हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से ऊपर ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम था और ऑक्सीजन की कमी के चलते मेरी मेंटल पावर कमजोर हो चुकी थी। सिवाय ठंड और बेहोशी के मुझे कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। उस वक्त माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के पीछे 2 मिशन थे। एक अमेरिकन कमर्शियल के लिए था और दूसरी न्यूजीलैंड बेस्ड टीम था जिसमें मैं भी शामिल था। मैं एवरेस्ट की चोटी पर रशियन गाइड अनातोली बोक्रीव के कुछ मिनट बाद ही पहुंचा था, जो कि अमेरिकन टीम के साथ आया था। वैसे मैं न्यूजीलैंड बेस्ड टीम के गाइड एंडी हैरिस से आगे चल रहा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मैंने सिर्फ 5 मिनट गुजारे। इस दिन इस पल का मुझे इतने लंबे वक्त से इंतजार था और जब आखिर वो पल आया तो मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाया। ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते चोटी पर ज्यादा देर न रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये काफी रिस्की होता है। यहाँ इंसान बेहोश हो सकता है और उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इसलिए आप जितना ज्यादा ऊपर रुकेंगे जिंदा बचने के चांसेस उतने ही कम होंगे। आज लोग उस मिशन के बारे में सोचते हैं तो उन्हें बादलों से ढका आसमान और वो खतरनाक तूफानी मौसम याद आता है। तूफान इस हद तक खतरनाक था कि 6 डेड बॉडी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम 2 और लापता लोगों की तलाश में नहीं जा पाई थी और एक बंदे को अपना हाथ गंवाना पड़ा। लोग ये सोचकर हैरान थे कि ऐसे तूफान में आखिर वो आगे बढ़ ही क्यों रहे हैं। इस हादसे में ग्रुप्स के लीडर्स दोनों गाइड की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए वो उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 10 मई की वो सुबह एकदम शांत थी। चोटी से नीचे उतरते हुए काफी कुछ बदल जाता है। सच कहूं तो उस वक्त मुझे मौसम की जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे मन में तो सिर्फ मेरा ऑक्सीजन टैंक था। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को था और मुझे हर हाल में जल्द से जल्द कैंप तक पहुंचना था। मैं 15 मिनट तक नीचे की तरफ आता रहा और हिलरी स्टेप तक पहुंचा। हिलरी स्टेप माउंट एवरेस्ट का वो रिज ऊंचा उठा हुआ तंग रास्ता है जिसकी चढ़ाई बेहद मुश्किल होती है और सिर्फ रस्सियों की मदद से ही इस पर चढ़ा जा सकता है। लेकिन मैंने हिलरी स्टेप पर जो देखा वो खौफनाक था। मैंने करीब 1 दर्जन लोगों को कतार में खड़े देखा जो चढ़ाई के इंतजार में थे। ये बेहद रिस्की सिचुएशन थी, क्योंकि उन्हें चढ़ने में ज्यादा वक्त लगता जिससे उनके ऑक्सीजन टैंक जल्दी खत्म हो सकते थे और ट्रैफिक जाम उन 3 मिशन की वजह से लगा था जो एवरेस्ट पर आए थे। उनमें से एक टीम मेरी भी थी जिसका लीडर था रॉब हॉल।
सेकंड टीम का लीडर स्कॉट फिशर था और तीसरी टीम में एक ताइवान की टीम थी। जब मैं उस भीड़ के बीच से गुजर रहा था तो मुझे रोबहॉल और अपनी टीम का एक और मेंबर यासुको नंबा मिले। नंबा 47 साल की थी और अब तक की सबसे बड़ी उम्र की औरत थी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रही थी। वो अब तक 6 कंटिनेंट के 6 पहाड़ की चोटियों पर चढ़ चुकी थी और अब ये उसका 7वीं चोटी थी। कुछ देर बाद हमारी टीम का एक और मेंबर पहुंचा, डग हैंसन, और फाइनली लाइन के एंड में न्यूजीलैंड टीम का लीडर था स्कॉट फिशर। जिस वक्त मैं माउंटेन की एक छोटी पीक साउथ समिट तक पहुंचा उस वक्त 3 बज रहे थे। मौसम मुझे अभी से गड़बड़ नजर आ रहा था। मैंने एक और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया था और अब थोड़ा और नीचे की तरफ आ गया था। इस वक्त तक हमें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एक पल हम पर भारी पड़ने वाला है और हमारे सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाएगा। देहरादून इंडिया 1852 2234 फीट। 1852 में देहरादून में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक क्लर्क इंडिया के सर्वे जनरल के पास भागा पहुंचा। उस वक्त सर्वे जनरल था एंड्रू वो। क्लर्क ने खबर दी कि एक बंगाली मैथमेटिशियन और सर्वे ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ढूंढ निकाली है। ब्रिटिश एरा में दरअसल इन सर्वे को कंप्यूटर कहा जाता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। यानी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का पता लगाने वाला एक बंगाली इंडियन था, जिसने बगैर चढ़ाई किए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निकाल ली थी। सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि वो से पहले सर्वे जनरल था, उनके सम्मान में इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। फिर जब ये बात कंफर्म हो गई कि एवरेस्ट ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो दुनिया भर के लोगों ने इस चोटी को एक चैलेंज की तरह लिया और तभी से इस पर चढ़ाई करने का ट्रेडिशन चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि कोई इस चोटी तक पहुंचता, 24 लोगों की जान गई, 15 मिशन हुए और कम से कम 101 साल लग गए, तब जाकर इंसान इस चोटी तक पहुंच पाया था। पहले के जो 8 मिशन ब्रिटिश के अंडर में हुए, उन लोगों ने तिब्बत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी। फिजिकल फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो तिब्बत उनकी पहली चॉइस नहीं थी, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि नेपाल में तब फॉरेनर्स की एंट्री पर पाबंदी थी। फिर 1948 में जब तिब्बत चाइना के अंडर आया तो तिब्बत के बॉर्डर भी फॉरेनर्स के लिए बंद हो गए, पर 1 साल बाद नेपाल ने बाहरी दुनिया के लिए अपने बॉर्डर खोल दिए। 1953 में नेपाल साइड से माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार चढ़ाई की कोशिश की गई। ये भी एक ब्रिटिश मिशन था। न्यूजीलैंड के एक माउंटेनियर एडमंड हिलरी और एक शेरपा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नेटिव लोग तेजिंग नोर्गे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने निकले। सुबह 9 बजे वो दोनों साउथ समिट पहुंच गए थे और 1 घंटे बाद वो हिलरी स्टेप पहुंचे। तेंजिंग ने एडमंड की तरफ रस्सियां फेंकी जो वर्टिकल स्लोप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बाद में यही जगह उनके नाम से फेमस हुई, यानी वो पहले इंसान थे जो इस पर चढ़ने में सक्सेसफुल रहे थे। 29 मई 1953 के दिन एडमंड और तेंजिंग ने इतिहास रच दिया था। दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान थे। उसके बाद से तो जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की होड़ सी लग गई। पहाड़ों पर लोगों की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ काफी खतरनाक साबित हो सकती थी, इसलिए नेपाल गवर्नमेंट ने क्लाइंबिंग परमिट के लिए फीस लेनी शुरू कर दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्यादा लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ने से रोका जा सके। ये उस इलाके में नेचुरल डिजास्टर की वजह बन सकता था। लेकिन ऊंची फीस के बावजूद एवरेस्ट के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ और साल दर साल लोगों की भीड़ बढ़ती ही गई। मार्च 1995 में मुझे अपनी मैगजीन के एडिटर का फोन आया, जिनके साथ मैं पहले काम कर चुका था। आउटसाइड के एडिटर मार्क ब्रांड ने मुझे माउंट एवरेस्ट मिशन पर जाने का ऑफर दिया, जो कि 5 दिन में शुरू होने वाला था। मुझे माउंटेन को कमर्शियलाइज करने के ऊपर एक रिपोर्ट लिखकर भेजनी थी। प्लान ये था कि मैं सिर्फ बेस कैंप तक जाऊंगा और अपना काम पूरा करके लौट आऊंगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ख्वाब मैं बचपन से देखता आ रहा था, तो भला ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं सिर्फ बेस कैंप तक जाकर लौट आऊं। मैंने एडिटर से पूछा क्या वो ट्रिप को 12 महीने के लिए पोस्टपोन कर सकता है ताकि मैं एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर सकूं। पता नहीं कैसे पर एडिटर साहब मेरी बात मान गए और फरवरी 1996 में मार्क ने मुझे फोन करके बताया कि रोबहॉल के ग्रुप में मेरे लिए जगह है और अब मैं फाइनली माउंट एवरेस्ट जाने को तैयार था। ओवर नॉर्दर्न इंडिया मार्च 19 1996 30,000 फीट। फॉगडिंग मार्च 31 1996 9,186 फीट। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचकर मैं एंडी हैरिस से मिला। एंडी हैरिस रॉबर्ट हॉल के गाइड में से एक था। काठमांडू के एकदम बीचों बीच थामेल में मेरा होटल था।
1 घंटे बाद फाइनली मेरी मुलाकात रॉब हॉल से हुई। रॉबर्ट हॉल न्यूजीलैंड में पैदा हुआ था और अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वो एक स्कूल ड्रॉप आउट था और कम उम्र में ही उसने अल्प स्पोर्ट्स में काम करना शुरू कर दिया था, जो कि क्लाइंबिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थी। अल्प स्पोर्ट्स में काम करते हुए रॉबर्ट ने मिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था और कई सारे माउंटेन की चढ़ाई कर ली थी। हॉल सर एडमंड के बेटे पीटर हिलरी के साथ भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका था और अब तक 39 क्लाइमर्स को बखूबी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करवा चुका था। मेरे काठमांडू पहुंचने के 2 दिन बाद मैं लुकला जाने के लिए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जो हमारी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था। वहां मैं अपनी टीम के बाकी मेंबर्स से भी मिला। उनमें बेस कैंप मैनेजर हेलेन विल्टन और एक फिजिशियन कैरोलिन मैकेजी भी थी। इन दोनों को बस बेस कैंप तक ही जाना था। बाकी क्लाइमर्स जिनमें लू कशिश के एक लॉयर थे, यासुको नंबा एक जापानीज लेडी और बेक वेदर्स एक पैथोलॉजिस्ट थे। एक कैनेडियन कार्डियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हचिसन और एक पब्लिशर फ्रैंक फिशबेक भी हमारे साथ ही ट्रेवल कर रहे थे। टीम का सबसे उम्रदराज मेंबर था जॉन टास्क, जो ब्रिस्बेन से आया था। फाइनल मेंबर जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा घुल मिल गया था और जिससे मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, वो था डग हैंसन। डग ने इससे पहले भी हॉल के साथ 1995 में एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी, मगर अब वो साउथ समिट में दोबारा आ गया था। ट्रेक की पहली रात हमने एक छोटे से गांव फाकरिंग में बिताई, जहां बहुत से घर थे। उसके बाद हमने आगे की चढ़ाई जारी रखी जब तक कि हम नामचा बाजार नहीं पहुंच गए। यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन माइक ग्रूम से कराया गया, जो हमारे मिशन का एक और मेंबर था। मैंने देखा उसके पैर के दोनों अंगूठे गायब थे। दुनिया के तीसरे नंबर की ऊंची चोटी कंचनजंगा से नीचे उतरते वक्त उसके अंगूठे सुन्न हो गए थे। लुकला एयरस्ट्रिप से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने में 2-3 दिन लगते हैं, पर रॉबर्ट हॉल ने हमें वेटिंग में रखा ताकि हमारी बॉडी थिन एयर या कम हवा में एडजस्ट कर सके। 3 अप्रैल को हम बेस कैंप के लिए निकल पड़े। सब अपनी अपनी रफ्तार में चल रहे थे। मैंने देखा कि मैं ज्यादातर रॉब हॉल, डग हैंसन और एंडी हैरिस के साथ चल रहा था। एंडी अपनी गर्लफ्रेंड फियोना, जो कि एक फिजिशियन थी, के बारे में बता रहा था। उसने मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई। हम लोग लोजे पहुंच चुके थे। ये जगह बेस कैंप से सिर्फ 7 मील दूर थी। इससे पहले कि हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करते, हमें एक बुरी खबर मिली। एक जवान शेरपा तेंजिंग क्रेवास में गिर गया था और उसे काफी गहरी चोटें आई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रेवास ग्लेशियर के बीच की उन गहरी दरारों को कहते हैं, जो आपको माउंटेन में हर जगह मिलेंगी। इन क्रेवासेस की वजह से भी कई क्लाइमर्स जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने तक हमें भी वेट करने को कहा गया। रॉब हॉल उन लोगों में से नहीं था जो इस तरह का खतरा मोल ले। उसे अपने गाइडेंस में सबकी फिक्र थी, उन शेरपा लोगों की भी जो इन पहाड़ों में हमारी मदद करने और हमें सेफ रखने के लिए हमारे साथ चल रहे थे। अप्रैल 8, 1996, 16,200 फीट। एवरेस्ट बेस कैंप। अप्रैल 12, 1996, 17,600 फीट। हमने अपने हाथों में जो रेडियो पकड़े हुए थे, उससे हमें रॉब की आवाज सुनाई दी। वो हमें बेस कैंप से कॉल कर रहा था और उसने हमें ये अच्छी खबर दी कि अगली सुबह हम चढ़ाई शुरू करेंगे। मुझे अचानक से खांसी शुरू हो गई थी, जो अब बढ़ती ही जा रही थी। रात गुजारने के लिए मैं एंडी के साथ एक टेंट में चला गया। एंडी खुद बीमार लग रहा था। सुबह वो काफी थका और डिहाइड्रेटेड लग रहा था। हेलेन ने उसे सलाह दी कि उसे एक रात और रुक जाना चाहिए, लेकिन एंडी ने साफ मना कर दिया। वो हम लोगों के साथ ही बेस कैंप से जर्नी स्टार्ट करना चाहता था। हमारे बाकी साथी काफी तेजी से चढ़ाई कर रहे थे, जबकि हेलेन और मैं थोड़ा पीछे रुक गए ताकि एंडी के साथ चल सके। और जब हम फाइनली वहां पहुंचे तो सबसे पहले रॉब ने आकर हमें ग्रीट किया। बेस कैंप में हम सी लेवल से सिर्फ 3 मील ऊपर थे। यहाँ हर रात घुटन से मेरी नींद टूट जाती थी। मुझे फील होता था जैसे मेरी सांस बंद हो गई हो। मेरी भूख एकदम मर गई थी। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से कई और लोगों की भी तबीयत खराब हो रही थी। हमारा साथी डग दूसरी बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा था। उसकी पहली कोशिश इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि रॉब हॉल ने उसे टॉप से 330 फीट नीचे वापस लौटा दिया था। आगे की चढ़ाई करने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें वापस नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि सेफ एक्सपीडिशन के लिए टर्न अराउंड टाइम दोपहर 2 बजे के करीब होता है और वो लोग लेट हो चुके थे। बाकी क्लाइमर्स के मुकाबले मैंने हाई ऑल्टीट्यूड में लास्ट टाइम स्पेंड किया था, लेकिन रॉब हॉल को कोई टेंशन नहीं हुई। उसने बताया कि बेस कैंप के ऊपर सिर्फ 3 ट्रिप के बाद मेरी बॉडी क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। रॉब हॉल की टीम में शेरपा को मिलाकर टोटल 26 लोग थे।
प्लान ये था कि क्लाइंट के पहुंचने से पहले ही शेरपा के लिए बेस कैंप के ऊपर 4 कैंप खड़े कर दिए जाएंगे। टॉप की तरफ जाने वाले एक रास्ते में फेमस खुम्बू ग्लेशियर भी आता है। इस ग्लेशियर में कई जानलेवा क्रेवास है और खुम्बू आइस फॉल तो इससे भी खतरनाक है, जिसे क्रॉस करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इस आइस फॉल की वजह से कम 19 क्लाइमर्स की जान गई है। 13 अप्रैल 4:45 पर मैं इस आइस फॉल के नीचे पहुंचा। रोबहॉल सबसे आगे थे और बाकी उन्हें फॉलो कर रहे थे। मैं इससे पहले भी कई आइस फॉल क्रॉस कर चुका हूं, पर यह सबसे डरावना था। क्रेवास के ऊपर सीढ़ियां पड़ी हुई थी। कई बार क्रेवास सिकुड़ सकती हैं, तो सीढ़ियां मुड़ जाती थी और कभी क्रेवास के फैलने से सीढ़ियां एक साइड को झूलने लगती थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। 8:30 के करीब फाइनली मैं उस आइस फॉल के टॉप पर पहुंचा। रोबहॉल ने पहले ही बोल रखा था कि वो कैंप 1 से सुबह 10 बजे तक लौट आएंगे, चाहे बाकी पहुंचे या न पहुंचे। इसका कारण ये था कि दोपहर 12 बजे सूरज की रोशनी में आइस फॉल पर चढ़ना बेहद रिस्की और अनस्टेबल हो सकता था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि हर कोई टाइम से पहुंच गया था और रॉब इस बात से काफी इम्प्रेस हुए। वहां से हमें बेस कैंप लौटने के लिए 1 और घंटे का टाइम लग गया। मैं सीधा अपने टेंट में सोने चला गया। हेलेन मुझे आवाज दे रही थी कि मेरी वाइफ लीडा कॉल कर रही है। मैं कॉल अटेंड करने गया। मैंने लीडा से सैटेलाइट फोन पर बात की। लीडा पहले खुद एक क्लाइमर रह चुकी थी, लेकिन कुछ चोटों की वजह से उसे ये छोड़ना पड़ा था। हमारी शादी को 15 साल हो चुके थे। यहाँ आने से पहले जब वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई तो उसने मुझसे कहा था कि अगर इस मिशन में मेरी मौत हो गई तो उसे भी काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा था, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। काम ऑन। अप्रैल 13, 1996, 19,500 फीट। ड्रीमर्स ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ चुके थे। ऐसे लोग जिन्हें माउंटेनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे हैं। मैं खुद ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने चारों ओर ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी पूरी लाइफ में किसी पहाड़ पर नहीं चढ़े। ऐसा लग रहा था जैसे बेस कैंप के आधे लोग किसी ख्याली दुनिया में खोए हैं। ऐसे बहुत से लोग थे जो एवरेस्ट की चोटी तक कामयाबी से पहुंच भी गए और बहुत से ऐसे बदकिस्मत थे जो नाकामयाब रहे। 13 अप्रैल के दिन हम एक बार फिर से कैंप 1 पर चढ़े। तब तक ताइवानीज ग्रुप भी पहुंच चुका था जो काफी एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। वैसे उन्हें ग्लेशियर क्रॉस करने की टेक्निक और टूल्स वगैरह की ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम सब डरे हुए थे कि कहीं अगर वो किसी बर्फीले तूफान में फंसे तो सबको रेस्क्यू के लिए भागना पड़ेगा। खैर, सिर्फ ताइवानीज ही अकेले अंडर क्वालिफाइड लोग नहीं थे। वहां कई सारे सोलो क्लाइमर्स भी आए हुए थे जो खतरनाक रास्तों से चढ़ाई कर रहे थे। कैंप 1 पर हमारे सेकंड ट्रिप के बाद हमने ऊपर चढ़ने से पहले बेस कैंप में 2 दिन आराम किया। अब मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी धीरे धीरे हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। सुबह 9 बजे जब हम कैंप 1 की मेन साइट में पहुंचे, मेरी मुलाकात एंग दोरजे से हुई। वो काफी तगड़ा और मजबूत क्लाइमर लग रहा था। एंग ठोस जमी हुई बर्फ पर टेंट गाड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुदाई में उसकी मदद की, पर मैं जल्दी ही थक गया। सारे शेरपा मुझ पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि अभी तो हम कैंप 1 में ही है, जहां एयर थिक है यानी ऑक्सीजन भरपूर है। ऊपर जब थिन एयर मिलेगी तो मेरा क्या होगा। हम जब कैंप 2 की तरफ बढ़ रहे थे तब ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था, जिस वजह से आगे रास्ता काफी धुंधला था। हम एक नीले प्लास्टिक शीट में लिपटी किसी चीज के पास से गुजर रहे थे। मैं उस चीज को गौर से देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आगे है क्या। तभी मुझे पता चला कि मैं एक लाश को घूर रहा हूँ। उस रात मैंने रॉब से पूछा वो किसकी बॉडी थी, तो उसने बताया कि वो एक शेरपा की बॉडी थी जो 3 साल पहले यहाँ मरा था। कैंप 2 में कुछ देर रहने के बाद मैं जब थोड़ी एक्सरसाइज करने ऊपर गया तो वहाँ मुझे एक और लाश पड़ी दिखी। ये लाशें एवरेस्ट पर पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से पड़ी थी। मैंने लाख कोशिश की, पर इन लाशों की तस्वीर मेरे मन से हट ही नहीं रही थी। 22 अप्रैल के दिन हम कैंप 2 से वापस बेस कैंप में लौट आए। जब मैं अपने कैंप में लौटा तो मैंने देखा कि रॉब, डॉक्टर कैरोलीन और स्कॉट फिशर के डॉक्टर इंग्रिड हंट किसी से बातचीत कर रहे थे, जो ऊपर पहाड़ों पर खड़ा था। स्कॉट फिशर का शेरपा नगावांग तोशे अंगवंग तूशे एक ग्लेशियर पर बैठा था। स्कॉट ने जब पूछताछ की तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और शेरपा कल्चर में ज्यादातर मर्द अपनी बीमारी या तकलीफ के बारे में बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है ताकि वो फ्यूचर में किसी भी मिशन में शामिल ना हो।
स्कॉट ने अपने शेरपा को नीचे आने को कहा, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करके कैंप 2 की तरफ बढ़ता जा रहा था। खांसते वक्त उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा यानी हेप हुआ था। इस बीमारी में लंग्स के अंदर पानी भर जाता है और बचने का तरीका यही है कि इंसान तुरंत लो ऑल्टीट्यूड में आ जाए। हॉल ने अपनी टीम को साथ में रहने को कहा, लेकिन स्कॉट ने अपने टीम मेंबर्स को अपनी मर्जी से माउंटेन एक्सप्लोर करने की परमिशन दे दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस घटना के वक्त नगावांग के आसपास सिर्फ 4 साथी थे और कोई भी गाइड मौजूद नहीं था। उसे पूरी रात ऑक्सीजन पर रखा गया और अब उसकी हालत में कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन सुबह फिर से उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। लेकिन एक दूसरा शेरपा अब भी मानने को तैयार नहीं था कि नगावांग को हेप हुआ है। उसकी उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी और शरीर एकदम नीला पड़ गया था। उसे कार्डियक अरेस्ट आया था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उल्टियों के बावजूद इंग्रिड उसे माउथ टू माउथ सांस दे रही थी। आखिर में 10 मिनट बाद किसी तरह उसकी पल्स वापस आई। हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन की रिक्वेस्ट भेज दी गई थी। वो लोग नगावांग को हॉस्पिटल लेकर गए। उसका वेट घटकर 80 पाउंड से भी कम हो गया था और आखिरकार 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई। अप्रैल 28, 1996, 21,300 फीट। Let's see face. अप्रैल 29, 1996, 23,400 फीट। 2 दिन पहले हम लोग दिन भर चढ़ाई करने के बाद कैंप 1 से कैंप 2 पहुंचे थे और अब कैंप 3 की जर्नी के लिए तैयार थे। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे और हमें 4:45 तक निकलना था। मैं तैयार हुआ। मुझे भूख तो नहीं थी, पर मैंने जबरदस्ती एक कैंडी बार खाई और थोड़ी सी चाय पी। हम अभी चढ़ाई शुरू करने ही जा रहे थे कि हमने रेडियो पर रॉब को सुना। वो बोल रहा था कि मौसम बेहद खराब है और काफी तेज हवाएं चल रही है, इसलिए हम लोग नीचे उतर आए। हम एक बार फिर से कैंप 2 की तरफ बढ़े और दोपहर होते होते पहुंच गए। नेपाल आने से पहले डक की एक छोटी गले की सर्जरी हुई थी। उसकी विंडपाइप अभी पूरी तरह हिलन नहीं हुई थी, इसलिए उसे बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। वो ये सोचकर और परेशान हो रहा कि वो चढ़ाई नहीं कर पाएगा। अपने दोस्त के लिए मुझे काफी दुख हो रहा था, क्योंकि वो दूसरी बार इस उम्मीद से आया था कि एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सके। हम सबका ठंड के मारे बुरा हाल था और वहाँ मिशन के लीडर्स किसी बात पर बहस कर रहे थे। आखिर में फैसला लिया गया कि स्कॉट की टीम, हॉल की टीम, ताइवानीज टीम और एक और साउथ अफ्रीकन टीम में से हर एक टीम के 2 मेंबरों पर जाकर रस्सियां फिक्स कर आएंगे, पर दूसरी टीम सहयोग करने को तैयार नहीं थी। ताइवानीज टीम के लीडर ने रॉब से माफी मांग ली थी, पर साउथ अफ्रीकन टीम का लीडर रॉब की इंसल्ट किए जा रहा था। उसने रॉब से कहा कि किसी ने भी उसके गाइड के पास आकर हेल्प नहीं मांगी थी। डक को छोड़कर हर कोई कैंप 3 पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। वो गला ठीक होने तक बेस कैंप में ही रुका रहा। अगले दिन हम वापस कैंप 2 आए और 1 मई को बेस कैंप पहुंचे। रॉबर्ट हॉल की स्ट्रेटेजी मुझ पर अच्छा असर कर रही थी। बेस कैंप पर एयर अब थोड़ी थिक लग रही थी, लेकिन मेरी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हॉल का प्लान था कि हम लोग फाइनली 10 मई को टॉप पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करेंगे और यही प्लान स्कॉट फिशर और उसकी टीम का भी था। Base camp. में 6, 1996, 17,600 फीट। Camp 3. में 9, 1996, 24,000 फीट। Southeast region. में 10, 1996, 27,600 फीट। 6 मई को हम एक बार फिर से बेस कैंप से कैंप 2 की तरफ चल पड़े। कैंप 2 में फिशर अपने गाइड एनातोली बुकरीव को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि वो ग्रुप के साथ रहे और सब पर नजर रखे, पर बुकरीव ने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी और खुद सोने चला गया। वो लास्ट क्लाइंट से 5 घंटे बाद कैंप 2 पहुंचा था। एक और टीममेट क्रूज जब सरदर्द की वजह से बेहोश हो गया था, तब बुकरीव वहां से गायब था। पूरे मिशन में दोनों के बीच तनातनी रही। वैसे फिशर ने बुकरीव को इस मिशन के लिए अच्छी खासी फीस दी थी। इसके बावजूद वो फिशर की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाया था। तंग आकर फिशर ने सिएटल कॉल करके अपने बिजनेस पार्टनर से बुकरीव की शिकायत कर दी। फोन के दूसरी तरफ लोगों को शायद उस वक्त अंदाजा भी नहीं होगा कि ये स्कॉट की आखिरी कॉल होगी। 8 मई को रॉबर्ट की टीम और स्कॉट की टीम कैंप 2 से लोत्सी जाने के लिए निकली। हम सबको अपनी बाकी की जर्नी के लिए ऑक्सीजन टैंक और मास्क पकड़ा दिए गए। पूरी रात रॉब हमें ऑक्सीजन टैंक से सांस लेना सिखाता रहा। उसने कहा कि इस ऑल्टीट्यूड पर एक एक मिनट हमारे माइंड और बॉडी पर भारी पड़ सकता है। हमारे ब्रेन सेल्स मर रहे थे और बोटल्ड ऑक्सीजन इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगी। लेकिन मास्क की वजह से घुटन हो रही थी, तो मैं इसके बगैर ही सो गया। एक तो कैंप 3 में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई,
ऊपर से ऑक्सीजन बोतल की बॉडी को आदत नहीं थी। रात करीब 1 बजे मैं साउथ कोल पहुंचा। साउथ कोल इस समिट के लिए हमारा लॉन्च पैड था। शेरपा लोग टेंट लगाने की जदोजहद में थे। दोपहर ढलते ढलते मौसम बिगड़ने लगा। हमारी टीम का लास्ट मेंबर 4:30 तक पहुंचा और बाकी लोग तो और भी देर से पहुंचे थे। डग अब थोड़ा बेटर लग रहा था। उसने सोच लिया था कि वो आज हर हाल में ऊपर चढ़ेगा। इस बार वो रुकने वाला नहीं था। 7:30 बजे के करीब रॉब ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम चढ़ाई के लिए तैयार है। रॉब ने यह भी कहा कि हम सबको उसके ऑर्डर मानने होंगे, तभी ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। उसने कहा, ऊपर पहाड़ों में जो मैं कहूँ वही कानून होगा। और हम झूठ बनाकर आगे बढ़ने लगे। हमें साथ साथ चलने की हिदायत दी गई थी। साउथ कोल के ऊपर जो जगह है उसे डेथ जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जिंदा बच निकलना अपने आप में एक स्ट्रगल है। यहाँ आपकी एक एक सांस मायने रखती है। हमारे पास इतनी ऑक्सीजन थी कि 4-5 घंटे निकल सके, पर इससे ज्यादा नहीं। हम ऊंचाई में अभी भी मैनेज कर पा रहे थे, पर ठीक से नहीं। डेथ जोन में गुजारा हर एक मिनट हमें मौत के और करीब ले जा सकता था। समिट वाले दिन रॉब हॉल की टीम साउथ समिट काफी देर से पहुंची थी, दिन के करीब 1:30 बजे। उस दिन यासुको नंबा मुझे काफी बेचैन नजर आई। वो जल्द से जल्द चोटी पर पहुंचना चाहती थी। गाइड अभी रस्सी बांध ही रहा था कि यासुको झूलती हुई रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बात पर उसे काफी डांट भी पड़ी कि इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। सिचुएशन काफी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे लोग रस्सियां पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। Summits. 1:12 PM. मैं 10, 1996, 29,028 फीट। मेरे बैकपैक के अंदर मेरी मैगजीन के लिए एक बैनर था और एक फ्लैग जिस पर मेरी वाइफ लीडा ने एम्ब्रॉयडरी करके एक छिपकली बनाई थी। मैंने सोचा जब मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो इन चीजों के साथ पिक्चर खिंचवाऊंगा। लेकिन फाइनली जब हम टॉप पर पहुंचे तो दूसरों की पिक्चर लेने के चक्कर में मैं अपनी पिक्चर खिंचवाना भूल गया। हमें जल्द से जल्द नीचे उतरना था। टॉप पर 5 मिनट से ज्यादा रहना खतरनाक था। लगता था जोरों का तूफान आने वाला है, लेकिन मेरा सारा ध्यान अपनी ऑक्सीजन सप्लाई पर था जो मैं साथ लेके आया था। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा और हिलरी स्टेप पहुंचा, जहां कई क्लाइमर्स खड़े रस्सियों का वेट कर रहे थे। मैंने एंडी को कहा कि वो मेरा रेगुलेटर ऑफ कर दे जब तक कि भीड़ छंट नहीं जाती, क्योंकि मैं हर हाल में ऑक्सीजन बचाना चाहता था। लेकिन एंडी ने गलती से वाल्व बंद करने के बजाय खोल दिया। 10 मिनट के अंदर मेरी सारी ऑक्सीजन निकल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे ढेर सारी नींद की गोलियां खिला दी हो। नीचे उतरते वक्त मुझे दूसरी टीम के मेंबर दिखाई दिए। यासुको बेचारी ऊपर चढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उसके फौरन बाद मुझे रॉब हॉल भी नजर आ गया। इस मिशन पर हमें गाइड करने के लिए मैंने उसे थैंक यू कहा। जब मैं साउथ समिट की तरफ जा रहा था तो मैंने एक गाइड को जोरों से चिल्लाते सुना कि सारी ऑक्सीजन बोतल खत्म हो चुकी है। मुझे माइक ग्रूम मिला जो पहले भी बिना ऑक्सीजन चढ़ाई से उतर चुका था। उसने मुझे अपनी ऑक्सीजन बोतल दे दी। जब मैं फाइनली पहुंच गया तो देखा कम से कम 6 बोतल ऑक्सीजन बची हुई थी, लेकिन एंडी मानने को तैयार नहीं था। रेगुलेटर खराब होने की वजह से उसके मास्क में ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। उसे खतरनाक हाइपोक्सिया हो गया था और वो अजीब सा बर्ताव करने लगा था। मैं माइक, यासुको और एंडी से बहुत पहले साउथ समिट से निकल गया था। उस वक्त 3:30 बज रहे थे और अब हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मैं बालकनी में पहुंचा तो देखा बेक वेडस बर्फ में बुरी तरह से कांप रहा था। वो वहां पर अकेला था। उसकी अभी हाल ही में आंखों की सर्जरी हुई थी, जिस वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। रॉब ने बेक से नीचे उतरने को कहा तो उसने कहा कि उसे तभी साफ साफ दिखाई देगा जब सूरज की किरणें उन पर डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। रॉब ने उसे 30 मिनट दिए कि उसे ठीक से दिखता है या नहीं। उसने कहा उसे वेट करना होगा जब तक रॉब नीचे ना आ जाए और वो आगे अकेला नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वो वही खड़ा रहा रॉब के इंतजार में। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो मेरे साथ चले, पर जैसे ही मैंने कहा कि माइक नीचे आ रहा है तो उसने कहा वो मेरे साथ चलने के बजाय उसका इंतजार करेगा। अब तक ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो चुकी थी। हाइपोक्सिया की वजह से अक्सर क्लाइमर्स को हेलुसिनेशन होने लगते हैं, यानी उन्हें कुछ ऐसी आवाज आती है या कुछ ऐसा दिखता है जो रियल में होता नहीं है। ऐसा ही एक वाकया 1980 में एक अकेले क्लाइंब के साथ हुआ था, जब हाइपोक्सिया की वजह से उसे लगा एक आदमी उसके साथ चल रहा है जबकि वो एकदम अकेला था। मुझे फील हुआ जैसे मुझे भी ऐसा ही भ्रम हो रहा है। खैर, मैं जैसे तैसे करके सही सलामत कैंप 4 तक पहुंच ही गया। मैं हद से ज्यादा थक गया था पर सेफ था।
फाइनली मैंने अपने बचपन का सपना पूरा कर ही लिया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। समिट्स 1:25 PM में 10 1996 29,028 फीट। साउथ को 6:00 AM में 11 1996 26,000 फीट। कैंप 4 पहुंचने के बाद मैं अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के पहुंचने की राह देख रहा था। हम वैसे ही काफी लेट हो चुके थे और अब कैंप में सबको फिक्र सताने लगी। नील बीडलमैन मिशन का एक और गाइड एक तो वैसे ही परेशान था, ऊपर से बेचारे के पास ऊपर लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो भी नहीं था। रॉब, माइक और यासुको टाइम से पहले ही समिट पहुंच चुके थे और उन्होंने हेलेन को, जो बेस कैंप में थी, रेडियो से इस बात की खबर दे दी थी। रॉब ने हेलेन से कहा कि वो डक का वेट कर रहा है और फिर दोनों नीचे आ जाएंगे। उसने उसे ये भी कहा कि अगर मेरा अगला कॉल ना आए तो हमारी फिक्र मत करना, हम ठीक है। लेकिन डक टॉप पर टाइम से नहीं पहुंच पाया और ना ही फिशर दोपहर 3:40 पर ही समिट पहुंच गया था और डक 4 बजे। लौटने का टाइम था 2 बजे और लास्ट शख्स जो टॉप पर पहुंचा वो 2 घंटे लेट था। फिशर पहले दिन बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसने अपने क्लाइंट्स से ये बात छुपाए रखी। ये पिछले कुछ हफ्तों की थकान का असर था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। नंबा की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और वो भी बुरी तरह थकी हुई लग रही थी। उसने नीचे बैठते हुए कहा कि वो अब और 1 इंच भी नहीं चल सकती। माइक ग्रूम ने उसका मास्क हटाने की कोशिश की ताकि वो खुलकर सांस ले सके, पर उसने मना कर दिया। माइक उसे मनाने की कोशिश करता रहा, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थी कि ऑक्सीजन टैंक में गैस खत्म हो चुकी है, इसलिए मास्क में उसका दम घुट रहा है। अब ऊपर से बर्फीला तूफान तेजी से बढ़ा आ रहा था। माइक बड़ी देर से नंबा को खींचते हुए नीचे ला रहा था और अब वो खुद भी थक चुका था। बर्फ का तूफान अब भयंकर आंधी में बदल रहा था। 19 क्लाइंब लापता थे और तूफान के चलते रेस्क्यू मिशन फेल हो गया था। आखिरकार माइक ने डिसाइड किया कि नंबा को वहीं छोड़कर वो उसकी मदद के लिए ऊपर किसी को भेजेगा। वो नीचे पहुंचा तो उसके चेहरे पर मौत की परछाई थी। उसने यासुको और बेक के लिए हेल्प भेजने को कहा। पिछली शाम जब मैं कैंप लौटा तो मैंने देखा एंडी कैंप के किनारे पर चहलकदमी कर रहा है। मैंने उसे वो न्यूज दी जो बेस कैंप को भेजी गई थी और उसकी गर्लफ्रेंड फियोना को भी। सुबह 6 बजे मुझे पता चला कि एंडी अपने टेंट में नहीं है। वो कहीं मिल नहीं रहा था, शायद वो पहाड़ों में कहीं खो गया था या शायद मर चुका था। मैं बहुत तरह सिहर उठाया। कल मैंने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं वापस उसी जगह पहुंचा जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो किस रास्ते से जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा नीचे एक संकरे रास्ते से गया और वापस टेंट की तरफ आया ही नहीं। शायद वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो वापसी का सीधा रास्ता भी भूल बैठा। मैंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। इसी बीच मैंने बेस कैंप और रोहल के बीच की बातचीत सुनी। वो समिट रिस्क पर था और मदद के लिए पुकार रहा था। मैंने ये भी सुना कि बेक और नंबा मर चुके हैं और स्कॉट लापता है। इस बातचीत के कुछ ही देर बाद हमारा रेडियो भी बंद हो गया। हम साउथ अफ्रीकन टीम के पास रेडियो मांगने गए, लेकिन उन लोगों ने ये जानते हुए भी कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, हमें अपना रेडियो देने से साफ मना कर दिया। इस घटना के कई महीनों बाद जब मैं लोगों के इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने एक और क्लाइंब मार्टिन एडम्स का भी इंटरव्यू लिया। जब उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस सुनाया तो बताया कि टेंट में पहुंचने से कुछ ही देर पहले उसने किसी से टेंट का रास्ता पूछा था। खूब माथा पची करने के बाद हमें ये बात समझ आई कि जिस आदमी को मैंने एंडी हैरिस समझकर टेंट की तरफ आते देखा था वो असल में मार्टिन एडम्स था। और 2 महीने से मैं सबको यही कहानी सुना रहा था कि मैंने एंडी हैरिस को साउथ पोल के एज से नीचे की तरफ जाते देखा है, यानी मैंने उस दिन एंडी हैरिस को देखा ही नहीं था। पर एंडी हैरिस के साथ असल में क्या हुआ, वो जिंदा है या मर चुका है, ये कोई नहीं जानता। एंडी हैरिस का केस हमारे लिए आज तक एक रहस्य बना हुआ है। समिट्स 3:40 PM में 10 1996 29,028 फीट। स्कॉट दिन के 3:40 पर समिट टॉप पर पहुंचा था, जहां उसे अपना हेड शेरपा लोब्सांग जंगमू मिल गया था। दूसरा गाइड हॉल डक का वेट कर रहा था। स्कॉट की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लोब्सांग ने उसे चाय ऑफर की। उसने थोड़ी सी चाय पी और अपना मास्क भी उतार दिया, हालांकि उसके पास काफी ऑक्सीजन मौजूद था। स्कॉट और उसका ग्रुप जब वहां से निकल गए तो कुछ ही देर बाद डक भी टॉप पर पहुंच गया। आज भी लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि रॉब ने डक को काफी पहले ही क्यों नहीं लौटा दिया था।
जबकि उसे पहाड़ों का अच्छा खासा अनुभव था और वो जानता था कि आगे क्या क्या खतरा हो सकता है। हॉल ने डग को 2:30 के करीब वापस लौटने के लिए कहा था, पर यह डग की पहली चढ़ाई नहीं थी। पहली बार फेल होने के बाद हॉल ने उसे कई बार कॉल करके फिर से ट्राई करने को कहा था और इस बार डग को पूरा यकीन था कि वो टॉप पर पहुंचने के लिए कुछ भी कर जाएगा, क्योंकि हॉल ने ही डग को सेकंड चांस लेने के लिए कन्विंस किया था। तो भला अब कैसे वो उसे वापस लौटने को कहता। दोनों 1 या 2 मिनट तक वहां रहे और फिर जल्दी जल्दी नीचे उतर गए। डग की ऑक्सीजन ऊपर चढ़ते वक्त ही खत्म हो चुकी थी। हालांकि साउथ समिट में 2 बोतल पड़ी हुई थी जिन्हें रॉब नीचे उतरते वक्त ले सकता था। एंडी हैरिस ने पहले गलती से कह दिया था कि सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। उस वक्त शायद वो हाइपोक्सिक की हालत में बड़बड़ा रहा था। माइक ग्रूम ने एंडी और रॉब की बातचीत सुन ली थी, तो वो उसे सही इंफॉर्मेशन देना चाहता था, पर बदकिस्मती से उसका रेडियो खराब हो गया था। दोनों जब हिलरी स्टेप पहुंचे तो रॉब के लिए डग को नीचे लेकर जाना मुश्किल हो गया। हालांकि वो खुद नीचे उतर गया था। लोब्सांग को रास्ते में एंडी मिला। उसे पता चल गया था कि साउथ समिट में काफी ऑक्सीजन पड़ी है। एंडी ने लोब्सांग से रिक्वेस्ट की कि वो रॉब और डग तक ऑक्सीजन पहुंचा दे, बदले में वो उसे $500 देगा, पर लोब्सांग ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उस पर अपने ग्रुप की जिम्मेदारी है और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पर हैरिस नीचे नहीं उतरा। उसने बहादुरी दिखाते हुए उन 2 लोगों की मदद करने का फैसला किया जो ऊपर फंसे हुए थे। स्कॉट अब तक बेहद फ्रस्ट्रेट हो चुका था। थकान के मारे उसका बुरा हाल था और वो पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था, यहाँ तक कि वो नीचे कूदकर अपनी जान देने जा रहा था। पर सही टाइम पर लोब्सांग ने उसे पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया। दोनों आदमी नीचे की तरफ उतरने लगे तो उन्हें मकालू गांव मिला, ताइवानीज ग्रुप का लीडर। गांव और स्कॉट बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे थे। लोब्सांग स्कॉट को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्कॉट काफी भरकम था, इसलिए वो उसे उठा नहीं पा रहा था। लोब्सांग ने डिसाइड किया कि वो अकेला ही नीचे उतरेगा और स्कॉट के लिए मदद भेजेगा। अगली सुबह रॉब हॉल 4:43 बजे साउथ समिट पहुंच गया। इस बार ना तो डग और ना ही एंडी उसके साथ थे। वो काफी कंफ्यूज था और रेडियो पर बेस कैंप के डॉक्टर से बात करते हुए अजीबोगरीब बातें कर रहा था। उसके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, पर उसके मास्क में बर्फ भर गई थी। वो बार बार यही बोल रहा था कि उसके क्लाइंट्स कहाँ हैं और एंडी कहाँ है। तो डॉक्टर को उससे झूठ बोलना पड़ा कि एंडी नीचे बेस कैंप में है। डॉक्टर ने जब रॉब से डग के बारे में पूछा तो उसने कहा वो जा चुका है। हैसन की बॉडी कभी नहीं मिल पाई। शायद वो साउथवेस्ट से नीचे गिरकर मौत के मुंह में समा गया था। एंडी हैरिस का भी कुछ पता नहीं चल पाया कि उसके साथ क्या हुआ। सुबह 9 बजे के करीब फाइनली हॉल ने अपने मास्क से सारी बर्फ हटाई। उसने जमीन से 28,700 फीट ऊपर बिना गैस के 16 घंटे गुजारे थे। सुबह 9:30 बजे 2 शेरपा ऑक्सीजन सप्लाई और चाय लेकर ऊपर आए और हॉल को बचा लिया गया। 3 शेरपा स्कॉट और गांव को रेस्क्यू करने गए थे। जब वो लोग उनके पास पहुंचे तो स्कॉट की सांस मुश्किल से चल रही थी। शेरपास को लगा शायद स्कॉट अब नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और गांव को साथ लेकर नीचे उतर गए। जो शेरपा हॉल को रेस्क्यू करने ऊपर चढ़े थे, अब वो जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई थी और तेज हवाएं चलने लगी थी। उस वक्त दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। रॉब के दोस्त उसे कन्विंस कर रहे थे कि वो थोड़ी हिम्मत रखे और नीचे उतरने की कोशिश करे, लेकिन वो यही बोले जा रहा था कि अगर वो ऐसा कर सकता तो 6 घंटे पहले ही कर चुका होता। उसने कहा कि वो कुछ लड़कों को थोड़ी चाय लेकर ऊपर भेजे, मैं ठीक हो जाऊंगा। शाम के 6:20 पर रॉब ने अपनी वाइफ से बात की। बोलने से पहले उसने थोड़ी सी बर्फ खा ली थी क्योंकि उसका मुंह सूख रहा था। उसने आखिरी बार अपनी वाइफ को यही कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसकी चिंता न करे और सो जाए। इस आखिरी कॉल के बाद रॉब से कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की गई, पर उसने जवाब नहीं दिया और बाहर घंटे बाद रोहल की डेड बॉडी ताजी गिरी बर्फ पर पड़ी मिली थी। नॉर्थ ईस्ट रिज में 10, 1996, 28,550 फीट। साउथ को 7:30 AM में 11, 1996, 26,000 फीट। द जनीवा स्पूर 9:45 AM में 12, 1996, 25,900 फीट। एवरेस्ट बेस कम में 13, 1996, 17,600 फीट। 4 शेरपा को नंबा और बेग की डेड बॉडी ढूंढने ऊपर भेजा गया। दोनों बॉडी बर्फ में आधी ढकी हुई मिली। उन्हें पहले नंबा की बॉडी मिली तो उन्हें पता चला कि उसकी सांस अभी चल रही थी।
उसके बाद जब उन्होंने बेक की बॉडी को पलटकर उसके चेहरे से बर्फ हटाई तो पता चला वो भी अभी जिंदा था। इसका एक ग्लव गायब था और उसे बुरी तरह से फ्रोस्ट बाइट हुआ था, यानी वो जगह सुन्न हो गया था। लेकिन शेरपाज ने आपस में फैसला कर लिया था कि उन्हें नीचे कैंप 4 तक घसीट कर ले जाने का कोई फायदा नहीं है और जो लोग जिंदा है उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। बेक बर्फ पर पड़ा रहा और अगले दिन दोपहर तक बेक को होश आ गया था। वो गिरते पड़ते किसी तरह टेंट तक पहुंचा। उसे अर्जेंट डॉक्टर की जरूरत थी। बेक को जिंदा वापस देखकर स्कॉट के लिए भी एक और रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन उसका ऑक्सीजन बोतल खाली था और स्कॉट फिशर मर चुका था। बाकी बचे लोग नीचे कैंप 2 में वापस आ गए थे, जहां सारे डॉक्टर मौजूद थे। बेक और गांव को काठमांडू हॉस्पिटल भेज दिया गया। मैं 13 मई को जब नीचे बेस कैंप पहुंचा तो अपने साथियों को याद करके बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। कितने लापता थे और कितने ही मर चुके थे। काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचने पर मेरी मुलाकात नंबा के पति और भाई से हुई। वो मुझसे उसके बारे में कई सवाल पूछ रहे थे, पर मैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। कई रिपोर्टर ने हमारे इंटरव्यू लिए। 19 मई को फाइनली मैं अपने घर पहुंचा। एयरपोर्ट पर मैं डक की गर्लफ्रेंड और उसके दोनों बच्चों से भी मिला, जिन्हें मैंने डक की चीजें दी। रॉब हॉल के मिशन के 6 क्लाइमर्स में से सिर्फ 2 वापस लौटे थे। मुझे हमेशा महसूस होता रहा कि एंडी की मौत में मेरा कहीं ना कहीं डायरेक्ट हाथ था और नंबा जब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त मैं अपने टेंट में उससे सिर्फ 350 यार्ड दूर था। मैं कई महीनों उदास और दुखी रहा, पर आज तक मेरे दिल से ये पछतावा नहीं गया कि मैं उन्हें बचा सकता था। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाना एक बेहद एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क है, जिसमें कई बार दुनिया के बड़े से बड़े माउंटेनियर फेल हो जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि चोटी पर चढ़ना तो फिर भी आसान है, पर नीचे जिंदा लौट आना कहीं ज्यादा मुश्किल है। कंक्लूजन। इनटू थिन एयर नाम की ये बुक जर्नलिस्ट जॉन क्रेकोयर की पर्सनल अकाउंट पर बेस्ड सच्ची कहानी है, जो उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट मिशन के उस हादसे को लेकर लिखी है जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। आपने इस समरी में 2 एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर रॉब हॉल और स्कॉट फिशर के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को टॉप तक पहुंचाने की खातिर सारी हदें पार कर दी थी। आपने उन आदमियों और औरतों के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ अपने साथियों की मदद की और आखिरी दम तक एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करते रहे। ये किस्सा कुछ इस तरह बयान किया गया है, जिसे पढ़ते वक्त रीडर्स के सामने उस दर्दनाक हादसे की एक एक तस्वीर उभर आती है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहे जाने वाले माउंट एवरेस्ट के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं घटी थी।